चले देखिए, शांत हो जाएं, ध्यान दें। कल हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, 6 पॉइंट में हमने देखा अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ पे रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और किस प्रकार का बनाता है। तो ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, क्या संबंध होता है गोलीय दर्पण के? गोलीय दर्पण का मतलब चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। अगर गोलीय दर्पण कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में अवतल और उत्तल की बात आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गोलीय दर्पण यही दो हैं, एक अवतल और एक उत्तल। लेकिन अगर नाम रखा जाए कि अवतल दर्पण के लिए तो केवल अवतल दर्पण के विषय में आप सोचेंगे। अगर उत्तल दर्पण के लिए बात कही जाए तो केवल उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन जब वर्ड आता है गोलीय दर्पण के लिए तो दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का वक्रता, त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोग को जानना है। तो आज का हेडिंग लगाएं, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आपको मिले कि गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्पष्ट कीजिए, तो कोई भी एक गोलीय दर्पण आप बना करके उनके बीच संबंध दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आ जाता है कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्पष्ट कीजिए, या प्रश्न आ जाता है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, अगर स्पेशल नाम रख दिया जाता है तब तो आपको उस दर्पण के लिए बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो दोनों गोलीय दर्पण में से कोई एक दर्पण को आप बनाकर उसी पे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो संबंध हम पढ़ेंगे हम बारी बारी से दोनों दर्पण के लिए पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेंगे अवतल दर्पण के लिए। यह जो संबंध है पहले हम अवतल दर्पण के लिए बात करें। अवतल दर्पण के लिए यह संबंध अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? ठीक है, डायग्राम ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरा खेला यहाँ पे डायग्राम का ही है। अगर डायग्राम को नहीं समझेंगे तो फिर ये इसकी पूरी खेल समझ में नहीं आएगी। तो देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। ठीक है, हमने इस तरह का एक कांच का खोखले गोले का भाग ले लिया। ठीक है, स्नेहा गुप्ता, क्या नाम? संजना गुप्ता, बताओ पॉलिश किस साइड में करेंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा? किस साइड में पॉलिश करें, अंदर या बाहर? अंदर की तरफ पॉलिश कर दें। देख लीजिए अवतल दर्पण अवतल और आंतरिक, पढ़े हो ना? अगर आंतरिक सतह परावर्तक है तो वो अवतल है। तो आंतरिक सतह परावर्तक का मतलब अंदर से चेहरा दिखेगा। तो अगर पॉलिश अंदर कर दोगे तो चेहरा दिखेगा? तुम्हारे घर ऐसा भी मिरर है का जो पॉलिश होता है औरत लोग देखते हैं? तो इतना समझाने के बाद भी वही आंसर। ये पॉलिश देखिए बाहर वाले सतह पर हमने किया। ठीक है, जब बाहर वाले सतह पर हम पॉलिश करेंगे तो अंदर वाला सतह परावर्तक हो जाएगा, और जब अंदर का सतह परावर्तक हो तो वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। ठीक, ये इसका कौन सा पॉइंट है जी? बताओ, आंचल कसौधन आ गई?
बताओ, एक पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम बताओ। इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो ये ध्रुव हो गया इसका, और हमने पॉइंट का नाम दे दिया P। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ध्यान देना, ये पॉइंट, इसको हमने C लिखा है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं रंजीता? वक्रता केंद्र। ठीक है। अच्छा, दोनों पॉइंट से होकर के जो रेखा गुजरती है, दोनों पॉइंट से होकर जो रेखा जाती है, इस रेखा को प्राची क्या कहते हैं? जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर गुजरे, उस रेखा का नाम बता दो, क्या नाम है उसका? हाँ, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं उसको? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया। अच्छा, इनके बीच में एक पॉइंट हम यहां पर ले लें, और ये पॉइंट को हमने F लिख दिया। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अब ये सभी चीजें पहले ही आपको बता दी गई, और इसके बाद भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, या तो हमारी बात आपको समझ में आ नहीं रही है। तो हो सकता है गलती हमारी हो, और नहीं तो अगर आपकी गलती है तो उस गलती को सुधारिए। जो कहा जा रहा है ध्यान से उसको सुनिए और देखिए। ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण बनके तैयार हो गया है। अब देखिए संबंध कैसे प्रूफ करेंगे इनके बीच। हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे इस पे ऐसे डाल देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से समझना है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है, और इस किरण को हम क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गई। ठीक है। ये जहां से आ रही है वो होगा वस्तु। ठीक है। तो इस किरण का हम नाम रख देंगे O, और जहां पे टकरा रही है वहां पे नाम रख दे रहे हैं A। ठीक है। तो इस किरण का नाम हो गया OA। OA। ठीक है। अब देखो, जब यहां टकराएगी तो किससे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर। तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से होकर ऐसे ये चली जाएगी, और इस किरण को हम क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण। यानी इस किरण का परावर्तन हो गया। अब ध्यान देना, अगर कोई गोलीय पृष्ठ है ऐसे, ठीक, और उसके केंद्र से अगर इस गोलीय पृष्ठ पर ऐसे मिलाया जाए ऐसे, तो ये रेखा जो है इस गोलीय पृष्ठ पर क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? यानी किसी गोले या वृत्त के केंद्र से उसके पृष्ठ पर जो रेखा मिलाई जाती है, वह रेखा उस पृष्ठ पर लंबवत होती है। क्लियर? तो ध्यान देना, ये जो पृष्ठ है ये गोली पृष्ठ का ही एक भाग है। अगर हम इसके केंद्र से यहां पर मिला दें, ध्यान से देखना, ऐसे मिला दें, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, जिसे आप कहते हो अभिलंब। ठीक है। तो ये अभिलंब हो जाएगा। ठीक। और जब ये अभिलंब होगा तो ये कोण जो दिख रही है और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर, आपने देखा ये अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण। और नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, यहां पर देखिए, ए से इस मुख्य अक्ष पर लंब ऐसे डाल दें। ध्यान देना, ऐसे हमने एक लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया M। ठीक है। ठीक है, आपका बन के तैयार हो गया। अब देखना, दूरी भी थोड़ा सा नजर डालिएगा। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, कहते हैं ना। वक्रता केंद्र से
ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे आप कहते हो वक्रता त्रिज्या r, और मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी f। ठीक, अब देखिए समझिएगा, कोण जो मैं बोल रहा हूं उसको नोटिस करना, कोण ओ ए सी यानी यह कोण, तो लिखेंगे चित्र से कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण एफ ए सी के। इस कोण के कोण एफ ए सी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे जी? परावर्तन के नियम से, क्योंकि यहां पर परावर्तन का नियम लग रहा है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान देना, कोण ओ ए सी बराबर होगा ए सी एफ के, इस कोण के। समझे? क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण। देखो ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको यदि कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटेगी तो इनके ये कोण और ये कोण आपस में, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और ये तिर्यक रेखा दोनों को, तो यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे? तो लिखेंगे कोण ओ ए सी बराबर ओ ए सी बराबर कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ। अब क्यों बराबर है? क्यों बराबर है जी? एकांतर, यहां लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान देना, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है ना? तो राइट साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे तब कोण एफ ए बराबर कोण ए सी एफ। मतलब समझो क्या हो गया, यह कोण और यह कोण आपस में, ये इसके बराबर और यही इसके बराबर। समझे? पहले वाले में देखो ये आपस में बराबर, दूसरे वाले में ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्लियर? और जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इनके सामने की जो भुजा होगी वो भी आपस में, क्योंकि ज्यामिति कहता है कि बराबर अगर कोण है तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। ठीक, तो ध्यान देना, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? एफ। मतलब समझो ए एफ बराबर सी आपस में बराबर हो गए। देखना ध्यान से, एफ ए सी, एफ ए सी और इसके सामने की भुजा सी एफ, उल्टा हो गया का सी एफ और ये हो जाएगा ए एफ। अब सही है। ठीक है, क्यों बराबर होंगे जी? क्या लिखो, बराबर कोण के सामने की, बराबर कोण के सामने की भुजा। ठीक है, इसलिए दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई बात? ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई? बराबर हो गई। अब ध्यान से फिर समझना, अगर मान लो ये जो पॉइंट ए है वो धीरे 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 अगर इसको पी के समीप लाएं, ए वाले को, मान लो ए यहां पर आ गया, यहां पर मान लेते हैं,
तो लंब यहां से डालोगे ना, तो n कहाँ, यहां से यहां आ गया। अगर इसको और P के समीप लाएं यहां, तो लंब यहां से डालोगे तो यम यहां आ जाएगा, और समीप लाओगे तो यम कहाँ चला जाएगा, P पर चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जब यम P पर चला जाएगा तो जो है, ये मान लो यहां आ गया, ये मान लो यहां आ गया, तो ये दूरी हो गई AF और ये दूरी हो जाएगी PF। दोनों दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर। समझे बात को। अगर A को P के समीप लाओगे तो जो M है वो P पर चला जाएगा, और जो ये दूरी जो है AF वो PF के बराबर हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि लंब आप कहां से डाल रहे हो, A से, तो A पॉइंट जैसे जैसे P पॉइंट के समीप आएगा ना, तो यम P की तरफ चलता चला जाएगा, और बहुत समीप आने पर यम P पर हो जाएगा, और जब यम P पर हो जाएगा तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहां लिखेंगे यदि A को P के समीप रखा जाए या लाया जाए, तो अगर A को P के समीप रखा जाए तो क्या होगा जी, AF बराबर हो जाएगा PF, बराबर हो जाएंगे आपस में। अब देखना ध्यान से, यहाँ AF बराबर है किसके, और यहाँ AF किसके बराबर हो गया, अर्थात क्या, CF बराबर ये हो गया, CF और PF बराबर हो जाएंगे। CF का मतलब ये दूरी और PF का मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। समझ में आ गई बात। और जब दोनों दूरी बराबर हो गए तो F क्या हो गया, एकदम बीचों हो गया ना। तो देखो, अब देखना ध्यान से, CP, तब CP बराबर C से P तक की जो दूरी है अगर वो निकालें तो क्या लिखेंगे, CP बराबर CF प्लस PF लिखेंगे ना। यहाँ लिखेंगे CF प्लस PF। क्लियर। CP बराबर CF, देखो किसके बराबर है, तो CF के जगह ये PF, तो PF प्लस PF। सही है जी। अब देखो CP बराबर PF PF कैठी हो गया 2PF, हो गया जी। अब देखो CP, C से P तक की दूरी यहां लिख दोगे 2, P से F तक की दूरी F, हो गया ना। यही संबंध है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दूने के बराबर होती है। जो फोकस दूरी है ना, ये इसके दूने के बराबर ये होता है दूरी। इसीलिए हमने बताया था ना कि देखना F जो है C और P के एकदम बीचों बीच में होगा, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर रहती हैं। ठीक, दोनों दूरियां बराबर रहती हैं। चुड़ैल पकड़ लिया, सही ना। जाओ मुंह धुल के आओ, जाओ, तुम्ही को कह रहे हैं, इसको संजना, तुमको नींद आ रही, पहले जाओ मुंह धुल के आओ। नहीं आएगी, पक्का आएगी तो सोच ले, हम छोड़ा देंगे। चलो देखो, R इक्वल टू 2F। मान लो कई बार एग्जाम में भी ऐसे आते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या बताइए। फोकस दूरी 4 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी जी, F का मान 4, 4 दूना, तो वक्रता त्रिज्या 8 हो जाएगी, दूना हो जाएगी। समझे। तो अगर फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है या आपको जरूरत है वक्रता त्रिज्या निकालने की, तो सीधे उसको दूना कर दो। ठीक है। या इसी को देखो,
अगर एफ बराबर निकालना हो तो क्या लिखोगे, आर बटा 2। ठीक, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि, समझे ना, आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताओ। तो 16 बटा कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी अगर आपको चाहिए तो तुरंत उसको आधा कर दो। ठीक, और यदि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या चाहिए तो उसको दूना कर दो। क्लियर, यही संबंध है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दूने के बराबर होती है, यही रिलेशन है। ठीक, तो ये रिलेशन अवतल दर्पण के लिए हमने बताया, यही रिलेशन उत्तल के लिए भी होता है, लेकिन उसको प्रूव करने का थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, तो अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। अगर पेपर में आता है कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्पष्ट कीजिए या ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे करेंगे इसको। और यदि उत्तल के लिए पूछता है तो उसका भी सूत्र तो यही है, लेकिन संबंध निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, फिगर चेंज होंगे। ठीक है, उसको अभी हम बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, यही संबंध अब हम बात करेंगे किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देखो, उत्तल दर्पण के लिए अगर आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले हम यहां पर एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसमें पालिश किधर होगा, अंदर, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य फोकस। ठीक है जी, देखो संबंध अब इसका, उसमें भी आपने देखा कि प्रकाश की किरण अनंत से आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां भी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आप ऐसे डाल दो। ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। इस किरण को कोई नाम दे दो, क्योंकि ये किरण वस्तु से आ रही है, तो ये लिख दो O, और जहां पे टकरा रही है उसको नाम दे दो A। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जब ये टकराएगी तो क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन ऐसा होगा कि अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना, तो लगेगा कि ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे चली जाती है, ऐसे सीधा है ना जी, हमको तो लग नहीं रहा है, स्केल से तुम लोग बनाना एकदम सीधा रहे, ऐसे। ठीक है, अब सही है ना, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, अब ध्यान देना, जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिल रही हैं, उस पॉइंट पर इसके केंद्र से एक रेखा खींचो जो अभिलंब होगा। हमने अभी पहले वाले में बताया था कि केंद्र से अगर रेखा खींचेंगे गोली पृष्ठ पर, तो वह उस पृष्ठ पर क्या कहलाता है, अभिलंब। तो अगर हम यहां से सीधा एक ऐसे रेखा खींचे, ऐसे, तो ये अभिलंब हो जाएगा। क्लियर, और जब ये अभिलंब होगा तो ये कोण कहलाएगा आपतन, और ये कोण कहलाएगा, और ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। क्लियर,
अच्छा, इस आपतित किरण को अगर हम सीधा देखें ऐसे आगे की तरफ, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सीधा, अब देखना ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए जी, बराबर हो गए। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। इसको हम चाहें तो नाम दे दें, मान लो ये प्रतिबिंब वाली किरण है तो आई, और इसको नाम दे देते हैं एन। ठीक, यहां से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया ऐसे, और इसको नाम दे दिया हमने एम। क्लियर? डायग्राम तैयार हो गया। समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे कैसे बना है? अब चित्र से हम इनको दिखाते हैं कौन कौन कोण किसके बराबर है। तो लिखेंगे चित्र से, समझना, चित्र में अगर ध्यान दोगे तो कोण ओ ए एन बराबर आई ए एन, दोनों कोण ओ ए एन बराबर कोण आई ए एन। क्यों बराबर है जी? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखिए आगे कहानी इसकी समझिएगा, देखना वो। अब देखो, अगर ये कोण देखो, समझो ये जो कोण, ये रेखा देख रहे हो ऐसे सीधा, और ये रेखा देखो सीधा, ठीक है जी। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि आप जानते हो कि अगर दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? होते हैं ना। और इसी कोण का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे, देख रहा, कोण आई ए एन, कोण आई ए एन बराबर होगा कोण सी ए एफ, कोण सी ए एफ के, ठीक है जी। और जब दोनों कोण बराबर होंगे तो नियम क्या है? शीर्षा भिमुख, भिमुख कोण, ठीक है, ये बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो समझना है इसको, यहां पे देखो ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। यहां लिखेंगे तो कोण ओ ए एन बराबर कोण आई सी ए और सी ए एफ, मतलब ओ ए एन ये कोण इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब देखना आगे कहानी समझो। जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह कोण जो है इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे कोण ओ ए एन बराबर, देखो इस कोण की बात हम कर रहे हैं, और ये कोण मान लो यहां पर कोई नाम दे दें, अगर हम Q दे दें तो Q A C, ये कोण आपस में क्या होंगे? तो लिखेंगे कोण Q A C, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी बराबर हो गए। अब ध्यान देना, ओ ए एन इसके बराबर है, ओ ए एन इसके भी बराबर है। इसका मतलब कोण सी ए एफ बराबर कोण क्यू ए सी, सी ए एफ, सी ए एफ यह कोण, क्यू ए सी यह कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और जब ये दोनों बराबर हो गए, अब देखो यह कोण बराबर होगा एकांतर कोण, लिखा? तो लिखेंगे कोण
ए सी एफ बराबर कोण क्यू ए सी। ठीक है, क्यों बराबर है? एकांतर कोण। ठीक है जी। अब देखो फिर इन दोनों को देखो ध्यान से, देखो क्यू ए सी इसके बराबर है, क्यू ए सी इसके बराबर है, तो कोण सी ए एफ बराबर हो जाएगा कोण ए सी। अब तो क्लियर हो गया, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, और जब कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी कोण सी ए एफ के सामने की भुजा सी एफ, तो ये हो गया सी एफ बराबर ए सी एफ के सामने की भुजा ए एफ, ये आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की ये भुजा है, इसलिए आपस में क्या है? बराबर हैं। हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना, ये और ये आपस में बराबर। अब ए को अगर पी के समीप लाएं तो ए एफ पी एफ की क्या हो जाएगा? तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, यदि ए को पी के समीप रखें, तो जब समीप रखेंगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर पी, ये आपस में, और यहाँ ए एफ किसके बराबर है और यहाँ ए एफ किसके बराबर है? इसका मतलब अर्थात जो सी एफ है वो पी एफ के, ठीक है, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब देखो सी से पी तक की दूरी अगर निकालनी है सी पी बराबर, तो क्या लिखोगे? सी एफ प्लस पी एफ, ये लिखोगे ना। और सी से पी तक की जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या आर, और पी से एफ तक की जो दूरी होती है फोकस दूरी एफ। तो देखो सी पी यानी आर, सी एफ किसके बराबर? तो यहाँ पे रख दो, और ये भी है, तो पी एफ क्या थी? 2pf, और pf का मान कितना है? p से f तक का मान स्मॉल f। ठीक है जी, तो इसका भी देखो संबंध वही है, r बराबर 2f, या इसी को आप लिख सकते हो f बराबर r/2। क्लियर? तो इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए आप R और F में संबंध निकाल सकते हैं। बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।